हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को वेक्टर चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट अब हमारे पास में बचे नहीं हैं, बहुत ही कम कंसेप्ट हमारे पास में बचे हुए हैं। कल हमने आपको डीपीपीज के क्वेश्चंस भी कराए थे और उम्मीद है कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और उससे काफ़ी कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। ठीक है बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ नई प्रॉब्लम्स, कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नई प्रॉब्लम। देखो यार, मैं आप लोगों को ना क्लियर कट एक बात बता देता हूं स्टूडेंट, सॉरी। आप फिजिक्स में जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर कोई आप लोगों से ये कहता है ना कि फिजिक्स का मतलब थ्योरी से है, तो वो आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। फिजिक्स का मतलब सीधा सीधा कंसेप्ट से है और क्वेश्चन से है। जितने आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे, उतना फिजिक्स के अंदर आप क्लियरिटी लेकर आएंगे। तो फिजिक्स का सीधा सीधा मतलब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से है। फिजिक्स का मतलब थ्योरी से बिल्कुल भी नहीं है। तो थ्योरी पढ़कर आप फिजिक्स कभी सीख ही नहीं सकते हैं। निहायत ही गलत तरीका है फिजिक्स को पढ़ने का। ठीक है, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। प्रॉब्लम्स बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास में ये, 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 6 and 8 units respectively. Find the magnitude of resultant vector if the angle between vector is 60 degree. देखो भाई, एक सीधी सीधी बात है कि रिजल्टेंट निकालने का हम एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो है हमारे पास में ये a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने 2 वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का तरीका पढ़ा है, आप सब जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से। अब उसने हमें क्या कह रखा है, आप जरा ये देखिए। उसने हमें ये कहा a आपको दे रखा है 6, a की वैल्यू है हमारे पास में 6, a की जगह रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। b की वैल्यू हमें दे रखी है 8, स्क्वायर करेंगे 64 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8। और एंगल हमें क्या दे रखा है बेटा, एंगल हमें एक नहीं दे रखे हैं, 3 पार्ट्स बना रखे हैं। एक पार्ट में एंगल 60 डिग्री है, एक में एंगल 90 डिग्री है, एक में एंगल 120 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ रख देते हैं 60 डिग्री। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा बेटा, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करिए सिंपल तरीके से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 100, 2 इंटू 48 और बेटा ये है हमारे पास में cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये 2 से ये 2 हो गया फिनिश। तो रिजल्टेंट की वैल्यू हमारे पास में निकल चुकी है √148 यूनिट। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ये हमारा रिजल्टेंट होगा बेटा। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर इनके बीच में बनता 90 डिग्री एंगल तो cos 60 की जगह आप रखते cos 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0 और ये पूरा टर्म हमारा बन जाता बेटा 0। ये पूरा टर्म हमारा 0 बन जाता। और अगर ये पूरा टर्म हमारा 0 बन गया तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 100 और 100 का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 10। करेक्ट आंसर होता हमारा 10। समझ आ रही है बात आप लोगों को? यानी 3 पार्ट है आपके पास में, करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। बस आपको एक काम करना है, एंगल चेंज करने हैं। एक बार आपको 60 डिग्री रखना है और cos 60 की वैल्यू है हमारे पास में 1/2, आप जानते हैं। एक बार आप लोगों को रखना है cos 90। cos 90 की वैल्यू है 0 हमारे पास में। और एक बार आपको रखना है cos 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू है हमारे पास में -1/2। ये है बेटा हमारे पास में 3 कंडीशंस। एक बार cos 60 रखेंगे तो 1/2, एक बार cos 90 रखेंगे तो 0 वैल्यू आएगी इसकी, और एक बार cos 120 की जगह रखेंगे -1/2। सिंपल कैलकुलेशन करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होगा बेटा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे आराम से। मैंने ऐसे क्वेश्चन करा भी रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो जब कोई क्वेश्चन कर रखा है तो उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में।
आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि बाद में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे बेटा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 वेक्टर्स एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट आर इन द रेशो ऑफ। देखो बेटा, 2 वेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं। एक वेक्टर है हमारे पास में A, एक वेक्टर है हमारे पास में B। ओके, इन वेक्टर्स के जो बीच का एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक, और इसका जो रिजल्टेंट आपको दे रखा है वो है 35। रिजल्टेंट आपको दे रखा है 35 और A और B का जो रेशो आपको दे रखा है वो है 3:5। देख लीजिए आप लोग एक बार प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से। मैंने क्वेश्चन को पढ़कर एक छोटा सा रफ डायग्राम यहाँ बना दिया है कि भाई मेरे पास में 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। इनके जो बीच का एंगल है मेरे पास में वो है 60 डिग्री। रिजल्टेंट बन रहा है 35 और दोनों वेक्टर का जो रेशो है वो है 3:5। अब आप देखो स्टूडेंट कि मेरे पास में A:B है, A:B की वैल्यू है 3:5। तो हम रेशो को हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे x और b में हम लिखेंगे 5x। a की वैल्यू आएगी हमारे पास में 3x और b की वैल्यू आएगी हमारे पास में 5x। a आएगा 3x और b आएगा हमारे पास में 5x। हमने सबसे पहला काम ये किया स्टूडेंट कि रेशो को हटाकर उसके पीछे लगा दिया है x। हमने रेशो को हटाया और उसके पीछे x लगा दिया, तो a बन गया हमारे पास में 3x और b बन गया है हमारे पास में 5x। अब आप देखो बेटा, रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, a² + b² + 2ab cos 60। देखो बेटा, हमें एंगल दे रखा था 60 तो हमने यहाँ पुट कर दिया 60। रिजल्टेंट हमें गिवन दे रखा है 35। ठीक है, अंडर रूट a की वैल्यू है हमारे पास में 3x, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 9x²। b की वैल्यू है 5x, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25x²। आगे बढ़ते हैं, 2 × a की वैल्यू है बेटा हमारे पास में 3x, b की वैल्यू है 5x और cos 60 की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट। ओके स्टूडेंट, इधर से अंडर रूट हटाएंगे तो इधर लग जाएगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 35 × 35। इधर से अंडर रूट हटाकर इधर स्क्वायर लगा दिया तो ये स्क्वायर बन गया ऐसे 9x², 25x², 3x × 5x 15x²। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 49x²। 49 से इसे डिवाइड करेंगे 7, इसे डिवाइड करेंगे 5, इसे डिवाइड करेंगे 5, तो हमारे पास में आ चुका है बेटा x² = 25। हमारे पास में आ चुका है x² = 25। अगर x² = 25 है तो x होगा 5। अगर x² = 25 है तो x होगा, वैसे तो प्लस माइनस के 5 होगा लेकिन मैंने 5 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें निकालना था कि a कितना होगा और b कितना होगा। अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है बेटा तो आप ये देखो कि a की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ 5 रखेंगे 3 × 5 15 और यहाँ 5 रखेंगे तो 5 × 5 25। बेटा a की वैल्यू होगी हमारी 15 और b की वैल्यू होगी हमारी 25। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के अंदर सबसे ज़रूरी काम होता है प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर, यानी प्रॉब्लम के क्वेश्चन को पढ़कर उसका एक रफ डायग्राम बनाना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। जो बच्चा क्वेश्चन की सही इमेजिनेशन कर पाएगा, ये समझ लो कि वो फिजिक्स में बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। और वो जो क्वेश्चन की सही इमेजिनेशन नहीं कर पाएगा, सही डायग्राम नहीं बना पाएगा, नहीं, फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, प्रॉब्लम को पढ़ें और पढ़ने के बाद उसका सही आंसर देने की आप लोग कोशिश करें, सही डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में ये प्रॉब्लम थी, हमने यहाँ इसका एक रफ डायग्राम बना दिया, फिर हमें पता चलता चला गया भाई क्या करना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। रिजल्टेंट हमें दे रखा है, रेशो को हटाने के लिए हमने x लगा दिया, x की वैल्यू ये आ गई, पुट करा, a भी निकल गया, b भी निकल गया। ऐसे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है स्टूडेंट, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है,
करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। चलिए बेटा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में। देखिए ये है बेटा हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैंने आपसे क्या कहा अभी कि क्वेश्चन को पढ़कर उसका एक रफ डायग्राम बनाना, उसकी इमेजिनेशन करना, उसे फील करना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप देखो प्रॉब्लम के अंदर क्या कह रखा है। प्रॉब्लम के अंदर कह रखा है कि टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है। जब दो फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम माइनस करते हैं बेटा। उसने कहा दो वेक्टर या टू फोर्सेस एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है जिनका रिजल्टेंट है 10 न्यूटन। मान लेते हैं कि एक का नाम है F1, एक का नाम है F1 और एक का नाम है F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब तुम में से कोई बता सकता है कि मैंने माइनस क्यों लगाया है यहाँ पर? मैंने माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि प्रॉब्लम की लैंग्वेज में साफ साफ कह रखा है कि दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली माइनस आएगा। हमने F1 में से F2 को माइनस करके लिख दिया 10 न्यूटन। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। ओके, इसके बाद उसने हमें क्या कहा है बेटा? इसके बाद कहा है व्हेन एक्टिंग परपेंडिकुलरली, जब यही दो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर यही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर F1 F2 एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इतना है, और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट की वैल्यू है मेरे पास में 50। ठीक है, तो मुझे F1 और F2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। बेटा प्रॉब्लम को समझ लो आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल। उसने कहा कि जब अपोजिट डायरेक्शन है तब तो रिजल्टेंट इतना है, और जब परपेंडिकुलर है तब रिजल्टेंट है हमारा 50। तो परपेंडिकुलर के केस में आप ये समझिए कि रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का तरीका है बच्चों। ठीक है, ये है हमारा रिजल्टेंट निकालने का तरीका। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये कब होता है? जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये एंगल बन जाता है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू हो जाती है हमारी 0। अब आप देखो रिजल्टेंट अब हमें दे रखा है बेटा 50, और यहाँ हो चुका है हमारे पास में अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस, और ये हो चुका है हमारे पास में F2 स्क्वायर। अब हम एक काम करने वाले हैं, अंडर रूट को उठाकर इधर स्क्वायर लगाने वाले हैं। जैसे ही हमने स्क्वायर लगाया तो ये बन गया हमारे पास में 50 इंटू 50 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। 50 इंटू 50 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। देखो बेटा इसके बाद 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 हमारे पास में हो गया है 2500। ओके स्टूडेंट, यहाँ है हमारे पास में F1 स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये है हमारे पास में F1 और ये है F2। हम एक काम करते हैं, यहाँ से F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस F1 का होल स्क्वायर। देखो F2 को हम उधर ले गए, ठीक है, F2 को हम उधर ले गए भाई, F2 ये F2 है बेटा, F2 को हम उधर ले गए तो ये बन गया 10 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये बन चुका है हमारे पास में F2 स्क्वायर। अब तो बहुत ही आसान बन गया भाई, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 2500 स्क्वायर करेंगे 100 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 20F2 प्लस F2 स्क्वायर। ये सिचुएशन हमारे पास में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों हमारे पास में 2F2 स्क्वायर प्लस 20F2 माइनस के 2400 इक्वल टू 0। देख लीजिए एक बार ध्यान से कैसे हमने कंडीशन बनाई है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, F2 स्क्वायर प्लस
tan F2 माइनस, हमने क्या किया, हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ निकल कर आ गया भाई हमारे पास में 1200 इज इक्वल टू 0। तो भैया ये बन चुकी है अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने बहुत सारे तरीके सीखे 10th क्लास में। हमने सही मायने में 10th क्लास में क्या सीखा, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही तो सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फैक्टर करके आप इसके सॉल्व कर दीजिए और यहाँ से F2 की वैल्यू निकल कर आएगी क्या तो आपके पास में 40 न्यूटन या निकल कर आएगी 30 न्यूटन। F2 की 2 वैल्यू निकल कर आएंगे बेटा आपके पास में, यहाँ से F2 निकल कर आएगा क्या तो 40 न्यूटन या 30 न्यूटन। F2 को उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का F1। F2 को यहाँ से उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आप लोगों का F1। F2 भी निकल चुका है, F1 भी निकल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम की लैंग्वेज को पढ़कर और उसे समझकर इक्वेशन बनाना और प्रॉब्लम की शुरुआत करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है बेटा। जैसे मैंने ये सबसे पहली इक्वेशन कैसे लिखी थी, मैंने सबसे पहली इक्वेशन लिखी थी कि दो फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मैं जानता हूं अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करेंगे और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली माइनस करेंगे। तो हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करके 10 के इक्वल लिख दिया। यहाँ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के केस में रिजल्टेंट निकालने का तरीका है ये। रिजल्टेंट इस केस में हमें दे रखा है 50, अंडर रूट हटाया तो ये बन गया हमारे पास में। ठीक है, एक इक्वेशन बन चुकी है बेटा हमारे पास में ये, और एक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास में ये। अब इन दो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब इन दो इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी इक्वेशन हमने 10th क्लास में बहुत सारी सॉल्व की हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने F1 की वैल्यू निकाली और उठाकर इस F1 की जगह रख दिया, स्क्वायर किया, सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और फाइनली हमारा निकल गया आंसर कि इतना फोर्स हमारा आने वाला है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, यहाँ तक परेशानी नहीं होगी। प्रैक्टिस करके देखिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, ओके, करिए नोट डाउन जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है बेटा अपने पास में, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग थ्रू अ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। भाई सिचुएशन बेटा हमें ये दे रखी है कि दो वेक्टर है मेरे पास में, एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर भी है A, दोनों वेक्टर सेम है। ध्यान से, दो वेक्टर है मेरे पास में, एक वेक्टर है मेरे पास में A और दूसरा वेक्टर भी मेरे पास में A ही है, दूसरा वेक्टर भी A ही है मेरे पास में। ओके, इनके बीच का जो एंगल है वो मुझे पता नहीं है, इनके बीच का एंगल मुझे नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है इनके बीच का एंगल। अच्छा, जो इनका रिजल्टेंट जा रहा है वो रिजल्टेंट भी आपको A ही दे रखा है। बताने को तो मैं झट से बता दूं आंसर कि आंसर 120 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। जब दो सेम वेक्टर के बीच 120 डिग्री का एंगल बनता है तो रिजल्टेंट भी A ही कहलाता है। ये वेक्टर भी A, ये वेक्टर भी A और रिजल्टेंट भी A, तो एंगल 120 डिग्री होगा, हमने झट से बता दिया। लेकिन हमें पूरा सॉल्व करके बताना है कि कैसे आएगा 120 डिग्री। आप ये देखो, एक वेक्टर भी A है, दूसरा वेक्टर भी A है और रिजल्टेंट भी A है, इनके बीच का ये एंगल बताना है कितना होगा। तो बेटा ऐसा है कि हमारे पास में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है कुछ ऐसा, A² प्लस B² प्लस 2AB और यहाँ है cos थीटा। ये हमारे पास में रिजल्टेंट निकालने का तरीका है बच्चे। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है A। ओके, इसके बाद देखो ये भी है हमारे पास में A²,
ये भी है हमारे पास में ए स्क्वायर, 2a ये भी है हमारे पास में ए स्क्वायर, और ये बन गया कॉस थीटा। यानी रिजल्टेंट भी a है, a तो a है ही, b की वैल्यू भी a है, यानी a और b दोनों आपस में इक्वल है। अंडर रूट हटाएंगे, इधर लग जाएगा हमारे पास में स्क्वायर बच्चों। तो ये बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट। अब हमारे पास में बचा है 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के a स्क्वायर। इससे ये फिनिश हो गया। अब हमारे पास में बचता है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और कॉस के अंदर माइनस के 1/2 जो वैल्यू है, याद रखना बेटा, वो 120 डिग्री की वैल्यू है। कॉस के अंदर जो माइनस के 1/2 वैल्यू होती है वो 120 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आंसर निकल गया कि इन दोनों वेक्टर के बीच का ये जो पूरा एंगल होगा आपके पास में, ये 120 डिग्री होगा। इन दोनों वेक्टर के बीच का ये जो पूरा एंगल होगा आपके पास में, ये 120 डिग्री होगा बच्चों, 120 डिग्री। आई थिंक समझ आया हो आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी तक बेटा। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास में, जरा देखिए भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, सच में क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है। और बहुत बढ़िया क्या, अब तक जितने भी सवाल हम लोगों ने करे हैं ना, सब में सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को लगाना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। प्रॉब्लम ये है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड। यानी आप समझिए कि एक फोर्स आपको दे रखा है F और दूसरा फोर्स दे रखा है आप लोगों को 2F। बेटा कंडीशन ये है कि एक फोर्स आपको दे रखा है F, एक फोर्स ये दे दिया है आपको F, और दूसरा फोर्स आपको दे रखा है 2F। एक फोर्स F है, दूसरा फोर्स है हमारे पास में 2F। इनके जो बीच का एंगल है वो हमें गिवन नहीं दे रखा है, वो एंगल है थीटा। अब उसने ये कहा, जरा समझिएगा, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो छोटे वाले के परपेंडिकुलर होगा। बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, F छोटा है या 2F छोटा है? आप एकदम से कहोगे सर F छोटा है, क्या है इसके अंदर? आप बड़े आराम से बता देंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा वो छोटे वाले से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऐसे छोटे वाले से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा। जो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा वो छोटे वाले से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आपको ये बात अच्छे तरीके से याद रखनी है। बोलिए समझ आया नहीं आया? देख लीजिए एक बार प्रॉब्लम क्या दे रखी है आपको। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेज, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेज। हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। बहुत मामूली सी प्रॉब्लम है। तो हमें ये बताना है कि ये पूरा एंगल जो थीटा है ना बेटा, ये पूरा एंगल जो थीटा है ये कितना होगा। और ये एंगल है हमारे पास में 90 डिग्री, ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री है। यानी आर के और एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है, आर के और एफ के बीच में जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास में 90 डिग्री है। अब हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे? देखो हम क्या कंसेप्ट यहां लगाएंगे, tan 90 इज इक्वल टू, ये बताओ कि 90 किसके किसके बीच में बन रहा है? 90 बन रहा है आर के और एफ के बीच में। तो इस केस में ना तो आपको आर लेना है ना आपको एफ लेना है, क्योंकि एंगल जो 90 डिग्री बन रहा है वो आर के और एफ के बीच में बन रहा है। इन दोनों वेक्टर को छोड़कर तीसरा वेक्टर ले लो 2f, और इस 2f को रखो साइन थीटा के साथ, फिर नीचे 2f को रखो कॉस थीटा के साथ, और f को कर दो इसमें ऐड। ये सिचुएशन बनेगी बेटा हमारे पास में। देख लो आप ध्यान से, बिल्कुल ये डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। आप ये देखो कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है
ये R यानी रिजल्टेंट और F के बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ना तो आपको R लेना है, ना आपको F लेना है, ना आपको R लेना है और ना आपको F लेना है, ना ये लेना है ना ये लेना है। ठीक है। अच्छा, तो tan 90 इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो एंगल बन रहा है, जिनके बीच में एंगल बनता है उन्हें छोड़ देते हैं। तीसरा वेक्टर ये बचा हमारे पास में 2f, ये 2f और ये पूरा एंगल थीटा, 2f साइन थीटा, 2f कॉस थीटा और दूसरा वेक्टर कर दिया इसमें ऐड। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जीरो बन जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहां तो ये बन जाएगा f प्लस 2f cos थीटा इज इक्वल टू 0। सो 2f cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ, एफ से f कैंसिल आउट, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और cos के अंदर माइनस 1/2 वैल्यू होती है 120 डिग्री की। सो करेक्ट आंसर इज 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 120 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच में हमारा 120 डिग्री का एंगल बनने वाला है बच्चों। हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि समझ आई हो बात। ठीक है, कर लीजिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखो, आप लोगों को ना कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसके ऊपर एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को और बता देता हूँ। देखो बेटा, जैसे कि आप ये समझिए, एक एग्जाम्पल हमें ये दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 1। एक फोर्स हमें दे रखा है इस तरफ, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है, और एक हमें दे रखा है इस तरफ, इसकी वैल्यू है हमारे पास में 5। रिजल्टेंट चला गया हमारे पास में ये रिजल्टेंट है, और ये एंगल बन रहा है हमारे पास में थीटा। ये रिजल्टेंट है और ये एंगल बन रहा है हमारे पास में थीटा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे हम थीटा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, थीटा हम कैसे निकालने वाले हैं। ठीक, ये पूरा एंगल है हमारा 90 डिग्री, पूरा एंगल 90 डिग्री है। ठीक है बेटा, अब बताओ कि थीटा किसके किसके बीच में बन रहा है। थीटा बन रहा है r और 4 के बीच में, तो ना तो r को लेना है ना 4 को लेना है, ये वाला वेक्टर लोगे आप 5। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है आपका 90, तो यहाँ आ जाएगा 5 sin 90, आ गया 5 sin 90, नीचे आएगा 5 cos 90, और दूसरा वेक्टर है आपके पास में 4 प्लस, और ये आ गया tan थीटा के इक्वल। ऐसे tan थीटा लिखने का तरीका होगा बेटा, ऐसे लिखेंगे आप लोग tan थीटा, ये tan थीटा लिखने का तरीका है। एक और एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे एक वेक्टर है हमारे पास में ये, इसका नाम है a, एक वेक्टर है हमारे पास में b, और ये पूरा एंगल आपको दे रखा है थीटा। ठीक है, जैसे मान लो रिजल्टेंट यहाँ चला गया, ये रिजल्टेंट है, और ये एंगल बन रहा है बीटा, ये बीटा बन रहा है, ये बीटा निकालना है हम लोगों को। बहुत आसान, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे आप लोग। पहले ये बताओ कि बीटा किसके किसके बीच में बन रहा है। बीटा बन रहा है बी के और आर के बीच में, तो ना तो बी को लेना है और ना आर को लेना है। ये जो बीटा बन रहा है ये बी के और आर के बीच में बन रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा tan बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा एंगल इसके और इसके बीच में बन रहा है बेटा, तो ना इसे लेना है ना इसे लेना है। अगर इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये बचा हमारे पास में a, पूरा एंगल है थीटा, a को ले लो साइन थीटा के साथ, फिर नीचे a को ले लो कॉस थीटा के साथ, और दूसरा वेक्टर क्या था आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में आंसर a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। ये हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा हमारा आंसर स्टूडेंट। ऐसे एंगल निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा बेटा। ठीक है, पहले कर लीजिए आप लोग जल्दी से नोट डाउन।
देखिए स्टूडेंट, हम पहले एक और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जैसे हमारे पास में इधर एक वेक्टर है 10, हमारे पास में इधर एक वेक्टर है 4, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा चला गया है यहाँ पर, हमारा जो रिजल्टेंट है वो चला गया है यहाँ पर, ये है रिजल्टेंट, ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो पूरा एंगल हमें दे रखा है, पूरा एंगल ये हमें दे रखा है 120 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल हमें दे रखा है अल्फा। अब मुझे आप ये बताओ, अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? अल्फा एंगल है R और 4 के बीच का। तो हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा बन रहा है R और 4 के बीच। तो ना तो R लेना है आपको और ना 4 लेना है आपको। अगर इन दोनों को छोड़ दें तो ये बचेगा आपके पास में 10, और ये पूरा एंगल है आपके पास में sin 120, नीचे आएगा tan cos 120, और इधर का वेक्टर है बेटा आपके पास में 4 प्लस, ये बन जाएगी हमारी tan अल्फा की वैल्यू। ये स्टूडेंट हमारी tan अल्फा की वैल्यू बनेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि ये एंगल आपको दे रखा है बीटा, ये हमें बीटा निकालना है, कितना होगा। अब देखो हम बीटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि बीटा किसके किसके बीच का एंगल है। बीटा हमारा tan और R के बीच का एंगल है। जो बीटा है वो 10 और R के बीच का एंगल है बीटा, ठीक है। तो ना तो 10 को लेना है हम लोगों को, ना R को लेना है। अगर इन दोनों वेक्टर को छोड़ दें तो ये बचेगा हमारे पास में। तो और कंडीशन बनेगी tan बीटा इज इक्वल टू 4 sin 120 अपॉन 4 cos 120, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास में 10 प्लस। ये बनेगा बेटा हमारा आंसर। ये वाला एंगल होगा अल्फा और ये वाला एंगल होगा हमारा बीटा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो 120 डिग्री के इक्वल हमारा रहेगा। अल्फा और बीटा का जो सम होगा ना बेटा, यानी ये एंगल हमारा कितना है, अल्फा है, ये एंगल कितना है हमारा, बीटा है, इनका जो सम होगा वो हमारा 120 डिग्री के इक्वल भी रहेगा। और अल्फा निकालने का तरीका ये है और बीटा निकालने का तरीका ये है। उम्मीद है कि अब आपको क्लियरिटी ज़रूर आई होगी कि कैसे हम लोग एंगल निकालेंगे और कैसे एंगल से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने। देखो बेटा, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से हम लोगों को देखना है। एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज क्या है। भाई प्रॉब्लम की लैंग्वेज हमारे पास में ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, हमारे पास में ना बेटा दो फोर्सेस हैं, एक का नाम है 3p और एक का नाम है 2p, और उनका रिजल्टेंट है हमारे पास में r। मैं बना देता हूँ यहाँ पर। एक है हमारे पास में 3p, एक है हमारे पास में 2p। हमने मान रखा है कि इनके बीच का एंगल है थीटा और इनका रिजल्टेंट है हमारे पास में r। ये फर्स्ट कंडीशन है बेटा हमारे पास में। आप लोग देख लो, दो वेक्टर हैं हमारे पास में, एक 3p है एक 2p है, और इनके बीच का एंगल है थीटा और रिजल्टेंट है r, ठीक है। इसके बाद इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, यानी अगर इस वाले को डबल कर दिया जाए, अगर इस वाले को डबल कर दिया तो ये हो गया 6p। तो रिजल्टेंट भी हमारा, सिर्फ इस वाले को डबल किया है, इस वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की हम लोगों ने, सिर्फ इसे डबल किया है, इसे, ठीक है। एंगल भी उतना ही है और ये भी उतना ही है। 3p को सिर्फ 6p हमने कर दिया, और ऐसा करने से रिजल्टेंट हमारा r से बढ़कर हो गया 2r। देख लो बेटा ध्यान से, ऐसा करने से रिजल्टेंट हमारा r से बढ़कर 2r हो गया। यानी ये है हमारी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में ना तो हमने एंगल को चेंज किया, ना ही हमने इस वेक्टर को चेंज किया, हमने फर्स्ट वेक्टर को डबल कर दिया। 3p का डबल हो गया 6p, और डबल करने से रिजल्टेंट हो गया हमारा 2r। तो हमें बताना है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा। फाइंड द एंगल फोर्सेस, एंगल कितना होने वाला है हमें ये बताना है स्टूडेंट, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं कि एंगल कैसे बताएंगे।
चलिए देखते हैं बेटा एंगल हम लोग कैसे बताने वाले हैं। ठीक है, एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लगाते हैं। जब यहाँ हम लोग इक्वेशन लगाएंगे तो सिचुएशन बनेगी हमारे पास में ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p और साथ में होगा कॉस थीटा। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई बच्चों, ये हमारी बन चुकी है एक इक्वेशन। अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ रिजल्टेंट की वैल्यू है 2r, तो यहाँ हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट वेक्टर है हमारे पास में 6p स्क्वायर, दूसरा वेक्टर उतना ही है 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p और ये हो गया कॉस थीटा। मतलब मैंने कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगाया बेटा, मैंने वही फॉर्मूला लगाया r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट है, अंडर रूट ना लगाकर इधर स्क्वायर लगा दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैंने इसे मान लिया है इक्वेशन नंबर 1 और मैंने इसे मान लिया है इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये देखो आप 3p स्क्वायर यानी 9p स्क्वायर, 2p स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर, यहाँ बनेगा हमारे पास में 2 इंटू 3p इंटू 2p यानी 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, नीचे देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास में 6p स्क्वायर यानी 36p स्क्वायर, 2p स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर, 6 इंटू 2 12 इंटू 2 24p स्क्वायर और यहाँ भी है हमारे पास में कॉस थीटा। ये रिजल्ट आ गया स्टूडेंट हमारे पास में अभी तक इतना। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट। देखो ऊपर से पी स्क्वायर को कॉमन लेकर नीचे वाले पी स्क्वायर को डिवाइड किया जा सकता है। जब ऊपर से पी स्क्वायर को कॉमन लेकर नीचे से पी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में बचेगा, यहाँ बचा बेटा हमारे पास में 1/4। यहाँ देखो क्या बचेगा 9 और 4 13 प्लस ये है हमारे पास में 12 कॉस थीटा अपॉन यहाँ बचा हमारे पास में 36 और 4 यानी 40 और यहाँ बचा हमारे पास में 24 कॉस थीटा। भाई ये सिचुएशन हमारी बच गई। एक बार हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया इस सिचुएशन के लिए और एक बार हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया इस सिचुएशन के लिए बेटा। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करके फ़ायदा क्या हुआ, क्यों हमने डिवाइड किया, क्योंकि डिवाइड करने से एक तो आर स्क्वायर एलिमिनेट हो गया और एक पी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। बेटा यहाँ पहुँचने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये आएगा 40 प्लस 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ करेंगे तो ये आएगा 52 प्लस 48 कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट, ये 24 कॉस थीटा को इक्वल टू से इधर ले आओ, इसे इधर लेकर आ जाओ तो ये बचेगा माइनस के 12 और ये बचेगा माइनस के 24 कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस के 1/2। और मैं बहुत बार आपको अभी तक बता चुका हूँ कि जब भी कॉस थीटा माइनस 1/2 के इक्वल होगा एंगल हमारा 120 डिग्री होगा। यानी यहाँ दो वेक्टर के जो बीच का एंगल होने वाला है ना बेटा हमारा, वो 120 डिग्री होने वाला है। इस तरीके से हम कंडीशन को सॉल्व करेंगे। पहले एक के लिए इक्वेशन बनाई, फिर दूसरे के लिए इक्वेशन बनाई, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये सिचुएशन तो आपको दे ही रखी थी। दूसरी सिचुएशन हमने कहाँ से बनाई, उसने ये कहा कि एंगल को चेंज नहीं किया, ना इस वेक्टर को चेंज किया, सिर्फ इसे डबल किया। 3p को डबल किया तो 6p बन गया और इसे डबल करने से रिजल्टेंट भी हमारा r से 2r हो गया। तो फिर हमने सॉल्व करके एंगल को कैलकुलेट कर दिया बेटा। ऐसे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज के क्वेश्चंस हम इतने ही रखेंगे। इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अपनी एक तो NCERT को आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के बाद भी
NCERT का लेक्चर आप लोगों का ऑनलाइन ही चलेगा बेटा, ठीक है। NCERT मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगा। दूसरी बात क्या है, देखो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अपनी क्लास ऑफलाइन आकर लें। मतलब वैसे तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं ना चीज़ों को, तो कोशिश करें कि आप ऑफलाइन क्लास में आएँ। अब तो गवर्नमेंट ने भी परमिशन दे दी है और केसेस की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम हो गई है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई परेशानी होगी। मास्क लगाकर अपना अच्छे से आइए, हम लोग भी यहाँ पूरी सावधानी रखेंगे। अच्छे तरीके से सीटों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन की जाएगी आप लोगों के बीच में, टेम्परेचर थर्मल स्क्रीनिंग होगी सभी लोगों की, तो आप लोगों को परेशानी होगी नहीं बच्चों। लेकिन बस आप लोग कोशिश ये करिए कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।